छात्रों, आज हम औद्योगिकरण का युग इतिहास का पाठ 4 उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम गुमास्ता, जावर, गिल्ड्स और जो हमारा व्यापार भारतीय कपड़े का युग, उस समय के प्रमुख बंदरगाह, फैक्ट्रियों का आना, प्रारंभिक उद्यमी, भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाएं, औद्योगिक विकास की विषमताएं, भारत में विज्ञापन के आरंभिक चरण, ये सब पढ़ेंगे। और वीडियो के अंत में गृह कार्य। तो सबसे पहले कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिनमें कि सबसे पहला शब्द है गुमास्ता। गुमास्ता ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक वेतनभोगी कर्मचारी होता था। इन्हें बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्र करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए नियुक्त किया जाता था। दूसरा शब्द है जावर। जॉबर पुराने और विश्वसनीय कर्मचारी होते थे जिनका कार्य नए मजदूरों की भर्ती करना होता था। गिल्ड्स, तीसरा शब्द है गिल्ड्स। गिल्ड्स उत्पादकों का एक संगठन था जो कारीगरों को प्रशिक्षण देते और उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे। सन 1900 में E.T. पाल म्यूजिक कंपनी ने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसके आवरण पृष्ठ पर छपी तस्वीर पर नई सदी का उदय, उसका जो आवरण पृष्ठ था उस पर छपी तस्वीर पर नई सदी का उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी का उल्लेख किया गया। इस तस्वीर के मध्य एक देवी की तस्वीर है। ये देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा धारण किए हुए फरिश्ता जैसी प्रदर्शित की गई हैं। इस देवी का पैर पंखों वाले पहिए पर टिका है और ये पहिया समय का प्रतीक है। एक अन्य चित्र 26 जनवरी 1901 में इंग्लैंड प्रिंटर्स द्वारा व्यापारिक पत्रिका में छपा था। इस चित्र में 2 जादूगर दिखाए गए। पहला जादूगर अलादीन, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर महल का निर्माण कर दिया है। दूसरा एक आधुनिक मैकेनिक, जो आधुनिक यंत्रों उपकरणों से पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारत बनाता है। इस विवरण में आधुनिक विश्व, ये जो 2 चित्र हैं अलग अलग पुस्तकों पर छपे हुए, उनके विवरण में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी परिवर्तनों व आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और बाष्प पोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। ये जो 2 चित्र हैं हमारे, इनमें ये जो है, ये जो आधुनिक विश्व जो है कैसा है, इसका जो है वो दर्शाया गया। अब ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती हैं। भारतीय कपड़े का युग। भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का मशीन उद्योगों के युग के पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में वर्चस्व था। आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ों को लेकर दूसरे देशों में जाते थे। उस समय के प्रमुख बंदरगाह। सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा था। मछलीपट्टनम और हुगली बंदरगाह के माध्यम से दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार होता था। लेकिन समय के साथ साथ सूरत व हुगली की स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, जबकि बम्बई और कोलकाता की स्थिति में व्यापारिक दृष्टि से सुधार हो रहा था। नए बंदरगाहों के जरिए यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। मतलब जो ये व्यापार जो था उस समय का मुख्य रूप से बम्बई और कोलकाता के बंदरगाहों से होने लगा, और इस व्यापार पर, इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार पर यूरोपीय कंपनियों का नियंत्रण था। भारत में फैक्ट्रियों का आना। भारत में सर्वप्रथम कपास और जूट मिलों की स्थापना हुई। पहली कपास या कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित की गई और पहली जूट मिल 1955 में बंगाल में। 1874 ईस्वी तक मद्रास की पहली कताई और बुनाई मिल ने उत्पादन शुरू कर दिया। प्रारंभिक उद्यमी, उस समय के जो प्रमुख उद्यमी थे वो कौन कौन थे? जो प्रमुख उद्यमी थे उस समय के, द्वारकानाथ टैगोर, डिंसा पेटिट, जमशेदजी टाटा, शिव नारायण बिरला, सेठ हुकुमचंद, ये जो थे वो उस समय के प्रमुख उद्यमी
थे भारत के। द्वारकानाथ टैगोर ने 1830 से 1840 के दशक में 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थीं। इन्होंने जो है द्वारकानाथ टैगोर जी ने 6 जो है वो संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थीं। 1917 में कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले सेठ हुकुमचंद ने चीन के साथ व्यापार किया था। भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाएं। भारतीय व्यापारियों को केवल कच्चा माल, कपास, अफीम, गेहूं और नील को निर्यात करने की अनुमति दी गई। यूरोपीय प्रबंध एजेंसियां जो उस समय की थीं, जिनमें कि बर्ड हीगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जार्डीन स्किनर एंड कंपनी ने भारतीय उद्योगों के एक बड़े क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया। ये यूरोपीय कंपनियां जो थीं वो हमारे भारतीय उद्योगों का जो क्षेत्र था या जो व्यापार था उस पर ये अपना नियंत्रण रखती थी। उनके नियम और जो व्यवस्था बनाती थी वो अपने हिसाब से बनाती थी। औद्योगिक विकास की विषमताएं। यूरोपीय उद्योगपति औद्योगिक उत्पादों में रुचि रखते थे। उनके उत्पाद भारत में बिक्री के लिए नहीं थे, बल्कि उनका मुख्य रूप से निर्यात किया जाता था। और हस्तशिल्प उत्पादन में फ्लाई शटल तकनीक को जो है वो अपनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में भारतीय औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ गया, क्योंकि ब्रिटिश मिलें जो थीं, ब्रिटेन में जो कारखाने थे, जो मिलें थीं, वो सेना के लिए सामान का निर्माण करने में व्यस्त हो गईं। तो इस अवसर का लाभ उठाकर भारतीय औद्योगिक कंपनियों ने जो है वो अपना उत्पादन बढ़ा दिया। भारत में विज्ञापन के आरंभिक चरण। औद्योगिक युग की शुरुआत से ही विज्ञापन ने एक नई उपभोक्ता संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञापन, लेबलिंग और कैलेंडर का उपयोग ब्रिटिश और भारतीय दोनों उत्पादकों को, चाहे वो उत्पाद ब्रिटेन के हों चाहे वो भारत के हों, दोनों उत्पादकों को लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया था। विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश का एक भाग बन गए, जो उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी देता था। 19वीं सदी के अंत तक निर्माता अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए कैलेंडर मुद्रित करने लगे। देवी देवताओं की छवियों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों और नवाब का जो चित्र होता था उनका इस्तेमाल इन विज्ञापनों में किया जाता था। इस प्रकार आपका ये जो चौथा पार्ट था औद्योगिकरण का युग, जिसे मैंने 2 भागों में समझाया, समाप्त हो गया। इसको आप ध्यान से समझें, वीडियो पूरा ध्यान से देखें, समझें, और जो गृह कार्य आपको दे रहा हूँ उसको आप अपनी कॉपी पर व्यवस्थित कर लें। लॉन्ग आंसर और लघु आंसर के लिए इसके जो प्रमुख प्रश्नोत्तर हैं उनकी एक PDF जो है वो अगला टर्न जो आपका होगा उसमें मैं आपको एक इनके लॉन्ग आंसर और लघु आंसर जो उनकी एक PDF आपको सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपका पूरा पाठ हो जाएगा। इसमें आपके लघु हो जाएंगे और अति लघु हो जाएंगे। बहुविकल्पीय लॉन्ग जो है वो PDF से भेज दूंगा। तो आज का गृह कार्य, पहला प्रश्न, गुमास्ता कौन थे? दूसरा प्रश्न, जाबर से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न, भारत में प्रथम कपड़े की मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? और चौथा जो है वह कौन सी यूरोपियन प्रबंधन संस्थाएं जिन्होंने भारतीय उद्योग के बड़े भागों पर नियंत्रण स्थापित किया था? और पांचवा और अंतिम प्रश्न, विज्ञापनों द्वारा ही उपभोक्ता बनते हैं, उपयुक्त उदाहरणों से कथन की पुष्टि कीजिए। ये हमारे 5 प्रश्न हैं, इन्हें आप कर लेंगे समझकर, और इस तरीके से हमारा ये पाठ पूरा समाप्त हो गया। धन्यवाद।